ये यूनिवर्सिटी का फाइनल डे था। वो निदा के साथ ही बाहर आई। यूनिफॉर्म में उसका दमकता हुआ चेहरा और रुखसारों की हदत में पहले से ज्यादा इजाफा हो चुका था। छोटे छोटे पसीने के कतरे उसकी गर्दन पर चिपक कर उसे मजीद जाज़िबे नजर बना रहे थे। अपने बालों को लहराते हुए उसने निदा को देखा। सो फाइनली इट्स एंडिंग। उसे जिंदगी में न जाने कितने हसीन चेहरों का इख्तिताम होते देखा, लेकिन ये सबसे ज्यादा अफसरदा कर देने वाला था। नहीं जान, हमारी दोस्ती कभी एंडिंग नहीं होगी, तुम जानती हो। निदा जैसी शोख मिजाज लड़की को उसकी अफसरदगी जरा भी काबिल कबूल नहीं लगी। उसने उसे तसल्ली देते हुए अपने करीब कर लिया। निदा को खुदाफिज कहकर से पहले कि वो गाड़ी की जाने मुड़ती, तैमूर तेजी से उसकी जाने पाया और उसके हाथ को खींच कर उसे एक जानिब लेकर गया। वो अच्छा खासा बौखला गई। उसे इस वक्त उस शख्स से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले? तुम्हारा रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं? उसे दीवार के साथ लगाकर वो हल्का सा उस पर झुका हुआ था और तैमूर को अपने इतने करीब देखकर अपने अंदर के इश्तियाल को दबा न सकी और एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर झड़ दिया। पीछे हटो, खबीस इंसान। तुमसे मतलब, चाहे मेरा रिश्ता हो, मेरी शादी हो, मंगनी हो, तुम होते कौन हो? दखल अंदाजी करने वाले। सुल्तान शाह की बेटी थी, कमजोर रहकर अगर उस शख्स से डर जाती तो जचता नहीं था। और तैमूर तो उसकी दीदा दलेरी पर हैरान ही रह गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? मीशु, क्या तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो चुकी हो? वो वही आर बार आजमा रहा था जो वार आज तक आजमाता चलाया था। कम से कम तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें इतना तो बताए कि शौहर के साथ कैसे पेश आना चाहिए। और से घिन आ रही थी उस शख्स के मुंह से अपने लिए शौहर का लफ्ज सुनकर। शौहर नहीं, बल्कि वो शौहर जो अपनी बुजदरी का मुजाहरा करते। मुझे 10 लोगों के दरमियान तलाक दे चुका है। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है तैमूर। वो बज़ाहिर बहुत दलीरी से काम ले रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि उसका दिल उछल कर हलक में आ गया है। उसे सिर्फ इस बात पर सुकून था, इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद थे और उन लोगों की मौजूदगी में तैमूर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ठीक है, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मैं दोबारा तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तुम जानती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का खेल वो न जाने कितने अरसे से खेल खेलकर उसे पागल बनाता आया और अब उस खेल पर वो यकीन नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद मेरा निकाह है। अगर तुम मेरे शौहर के हाथों मरना चाहते हो तो आ जाना, क्योंकि इस बार मेरे बाबा ने मेरे लिए मर्द का इंतखाब किया है। वो बड़ी धड़ल्ले से असफंद रहमानी का जिक्र कर रही थी, जिसका जिक्र सुनते तैमूर के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। अपनी जुबान से किसी और का नाम भी लिया ना, मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। लेकिन वो डरने वाली नहीं थी। उसने तैमूर के सीने पर दोनों हाथ रखते उसे दूर धकेल दिया। और अगर आज के बाद नजर भी आए ना तो मैं तुम जैसे का हाल बिगाड़ सकती हूँ। उस शख्स से तब तक डरती रही जब तक उसके साथ एक रिश्ते में मुंसलिक रही थी। बस रिश्ते में कितने घाटे थे उसे बखूबी इल्म था। आज से 1 महीना पहले तैमूर से तलाक दे चुका था, बगैर किसी रिश्ते की परवाह किए। हालांकि उसकी पुप्पो का बेटा था, लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पर बांध दी जाती है, जब रिश्ते और खून नजर नहीं आता। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ये निकाह करती हो, कैसे मेरे बगैर किसी और का इंतखाब करती हो। वो शख्स यकीनन पागल हो चुका था और अपने पागलपन में वो किसी भी हद तक जाने वाले था। अभी तक वो इस नाजुक सी लड़की को ये मालूम ही नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे लगता था कि ये तैमूर की जानिब से दी गई खोखली धमकियां हैं, लेकिन वो हरगिज नहीं जानती थी ये धमकियां वक्त आने पर किसी जहरीले नाग का रूप धार कर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। यूनिवर्सिटी से घर वापस आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गई। खाना खाने के बाद फ्रेश होकर उसने सर दर्द को कम करने के लिए मुलाजमा से चाय मंगवा ली। किसी का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कुछ वक्त वो खुद के साथ गुजारना चाहती थी। तैमूर जिस वक्त उसकी जिंदगी में आया वो किसी बहार की तरह था, किसी खजा में आने वाले ठंडे ठार झोंके की तरह, जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाए। बचपन से वो तैमूर के साथ मुंसलिक थी और से ऐसे में ये फितरी बात थी कि अगर दिल के किसी शख्स का नाम बार बार अपने नाम के साथ सुनता है तो वो शख्स उसकी जाने मुतवज्जा हो ही जाता है। आज से तकरीबन 1 साल कबल उन दोनों का बड़ों की बाहमी रजामंदी की वजह से उन्होंने निकाह के बंधन में उन्हें बांध दिया और रुखसती को मिसाल की पढ़ाई मुकम्मल होने तक मुलतवी कर दिया गया। उस रात वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकती थी उस रात को। उस रात भी उसकी और तैमूर की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी।
रात को तकरीबन 12 बजे का वक्त था। बाहर मौसम हद से ज्यादा रोमांटिक हो रहा था। लम्हे लम्हे बाद बरसती हुई हल्की फुल्की बारिश, ठंडी या हवाएं, और ऐसे में तैमूर की डिमांड अरूज पर थी। आए रोज उसके मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। उस शख्स का जुनून, उसका पागलपन, सब कुछ ऐसा था जैसे वो लड़की और किसी और का साया बर्दाश्त न कर सकता। नहीं तैमूर, मुझे ये सब कभी भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। वो रो देने के करीब थी और तैमूर उसे सरगोशियों से बहला रहा था। तुम मेरी बीवी हो निशा जानम, क्या तुम मुझे राजी नहीं कर सकती? चलो ना जाना, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ और तुम मेरी हर बात मानोगी। पहले तैमूर की डिमांड पर वो अपनी कुछ तस्वीरें बेच चुकी थी। दूसरी तस्वीर पर उसके मुतालबे भी आकर उसे छूने लगे। दुपट्टा जरा सा हटा दूं, सीने से कुछ तो साफ नजर आए ना। और वो सुर्ख तमतमाते हुए चेहरे के साथ बुरी तरह से गड़बड़ा गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तैमूर, वो हल्का सा मिनमिनाई। और तैमूर का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो अभी मोबाइल से निकलकर उसकी गर्दन दबोचकर उस पर हावी हो जाएगा। उसके इतने दिनों के मुतालबे के बाद वो आज उसे चंद तस्वीरें भेजी थी और ये चीज भी उसके दिल को बुरी तरह से दरका रही थी। तुम्हारी तस्वीरें देखने के बाद मुझ में जरा भी सब्र नहीं है, और मौसम भी तो देखो कितना रोमांटिक हो रहा है। तैमूर की सरगोशियां जानलेवा थी। वो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं थी। उसने हमेशा कम उम्री में भी हर मामले को बहुत अच्छी तरह अपनी समझ बूझ से हल किया, लेकिन वो यहाँ आकर हार रही थी। खैर, मसला क्या है आपके साथ तैमूर? मैं नहीं कर सकती वीडियो कॉल। उसने दो ठोक अल्फाज में बात कर दी। ठीक है, तो फिर कल तुम कहोगी कि तुम मेरे बिस्तर पर नहीं आ सकती। वो बेबाकी की इंतहा को छू रहा था। उसने ठक से फोन ऑफ करके तकिए के नीचे रख दिया। उसकी आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। वो जानती थी कि उसकी इतनी सी बात भी तैमूर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उम्र में उससे तकरीबन 3-4 साल बड़ा था, लेकिन जिद और जुनून ऐसा था कि उस लड़की को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। निकाह के बाद तो वो अजीब तरह से ही बिहेव करने लगा था। हालांकि उसकी फूफू का बेटा था। दोनों एक ही खानदान में पले बड़े, एक ही खानदान की रवायत को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन वो बेबसी की इंतहा पर थी। सुल्तान शाह ने आज तक अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर आजादी दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने असूल और कवानीन उसके जहन में डाल दिए थे। अपनी इज्जत उसकी हथेली पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था कि उसकी हिफाजत करे। और भला वो अपने बाबा की इज्जत की हिफाजत कैसे न करती? सुबह जब उसने मोबाइल ऑन किया तो यूं लगा जैसे तैमूर ने पूरी रात में एक बार भी अपने हाथों को आराम ना आने दिया हो। वो मुतवातर मैसेज करता रहा। इतने मैसेज के वो पढ़ ही ना पाई। वॉइस नोट्स से कोफत हो रही थी। उसकी चंगाड़ती आवाज को सुनकर और उस लम्हे उसे यकीन हो गया कि उसका मुस्तकबिल बे इंतहा तारीख होने वाला है। मैं सुबह अपनी माँ को भेज रहा हूँ, इस हफ्ते तुम्हारी रुखसती लूंगा। तुम्हें भी तो मालूम होना चाहिए, तुम्हारा शौहर हूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ मैं। उसे यकीन था कि वो तैमूर को मना लेगी। अगर उसे पप्पू के घर में जाना पड़ा तो वो भी चली जाएगी। पप्पू के दरमियान में लेकर वो आएगी ताकि उन्हें भी अपने बेटे की कारनामों का अंदाजा हो। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सारा पप्पू की तरबियत का ही असर है। उस दिन रकिया बेगम बड़े धड़ल्ले से अपने भाई के घर मौजूद थी। तैमूर रुखसती चाहता है भाई साहब। आते ही उन्होंने बम फोड़ दिए और सुल्तान शाह हैरत से उसे देखते रहे। रकिया, तुम जानती हो कि हम दोनों के दरमियान पहले से तय हो चुका है। अपने बेटे को समझाओ। उन्होंने बहुत नरमी से बात की। जवान कौन है भाई साहब, कैसे समझा सकती हो? और फिर आपकी बेटी भी दिन रात बात करती है। दोनों बच्चे हैं, पड़ गए होंगे एक दूसरे के प्यार में। मैं उनसे सब्र नहीं हो रहा। उन्होंने बात को बड़ा गहरा रंग देते हुए सुल्तान साहब के सामने पेश किया। यानी उनकी बेटी भी यही चाहती है। उसका दिल चाहा कि वो बाहर जाकर अपने बाबा से कह दे कि वो अभी रुखसती नहीं चाहती, लेकिन किचन में अपनी माँ के साथ वो खड़ी रही। जरमीन बेगम लवाजमात की तैयारियां कर रही थी। कुछ ही देर के बाद ट्रॉली सजाकर वो बाहर आई। पप्पो को सलाम करते हुए उनको उनके आगे सब लवाजमात सेट किए और फिर उनके पास ही बैठ गई। रात का खाना खाकर जाऊंगी मैं। तैमूर को भी इधर ही बुला लिया है मैंने। नमर, निमरा और साथ वैसे अपने चाचा की तरफ इनवाइटेड थे। अरसा पहले पुप्पा का इंतकाल हो चुका था, लेकिन रकिया बेगम की सरदारी हर जगह कायम थी। तैमूर भी आ चुका था। उसे बड़े धड़ल्ले से वही बात की जो उसकी माँ ने की थी। वो अपने कमरे में ही रही। उस वक्त वो तैमूर का सामना नहीं कर सकती थी। और सुल्तान शाह ने हैरत से उन्हें देखा। जो बात बड़ों के दरमियान हो सकती है, इस बात में मेरे ख्याल में अगर बच्चे ना आए तो ज्यादा बेहतर है। उन्हें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा तैमूर का बात करना।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहीं से तो मसला एक पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेगा। तैमूर चीख पड़ा। रात का गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं उसे हो रहा था। मामू जान, आप जानते हैं कि मैं आपका दामाद हूँ। दामाद की इज्जत कैसे की जाती है मेरे ख्याल से आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपकी बेटी भी मेरे सर चढ़कर नाचना चाहती है। उसकी आवाज पहली बार हवेली में इस कदर बुलंद हुई कि हमजा और सफीर ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, जो सुल्तान शाह के सामने चिंगाड़ रहा था। वो अपने कमरे से निकली और दौड़ते हुए सीढ़ियों तक आई। तैमूर ने सर उठाकर उसे देखा। नीचे और अपने बाप को बता, तुम खुद रुखसी चाहती हो, वो उसे हुक्म दे रहा था। लेकिन वो जीना भी नीचे नहीं उतर पाई, वहीं जमकर खड़ी रही। मैं कह रहा हूँ नीचे आओ। हमेशा उसने दोबारा उस अंदाज में से हुक्म दिया। तैमूर, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मीशा से? उसके बाप को बहुत बुरा लगा। वो बिल्कुल खामोशी से बैठकर सारा तमाशा मुलाहिजा करती रही। इस शख्स से खौफजदा होकर वो नीचे चली आई। उसके बाप ने पलट कर उसे देखा। क्या तुम भी रुखती चाहती हो? उनकी आवाज में अजीब सी हार थी, और एक नजर वो तैमूर को देखने के बाद उसे नफी में सर हिला दिया। यही उसकी गलती थी। तैमूर ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। इसका मतलब है कि तुम ये रिश्ता ही नहीं देखना चाहती। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होता तुम्हारे लिए ख्वार होने वाला। वो बात को गलत रंग में देने लगा था। तैमूर बेटे, बैठकर बात कर लेते हैं ना। जरमीन बेगम का दिल हौल रहा था। मीशा सुल्तान, मैं तुम्हें अभी हर उसी वक्त इन तमाम लोगों के सामने तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो वहीं सुन खड़ी रह गई थी। सकते ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी भयानक सजा मिलेगी। वो बेयकीनी से अपने बेटे को देखती रह गई। उन्होंने बड़ा हाथ मारने का सोचा था, नहीं जानती थी कि उनका बेटा इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा। आगे बढ़कर उन्होंने अपने बेटे को बाजू से दबोचा और पीछे किया। बात कर रहा है ये लड़का क्या? भाई साहब, इसकी बात ना सुने, लेकिन वो तलाक दे चुका है। अपने हाथों को झटक कर मीशा को एक नजर देखता हुआ पलटने लगा और सुल्तान शाह दहाड़े, चली जाओ रकिया, आज के बाद तुम और तुम्हारी औलाद इस दरवाजे से पलट कर बिना देखे। उन्होंने कम एहसानात तो नहीं किए थे। बहुत छोटे थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और सुल्तान शाह ने हमेशा उनकी माँ को वो इज्जत और मुकाम दिया जो कोई भी भाई अपने ही बच्चों के होते हुए अपनी बहन और भांजे को नहीं देता। हत्ता कि इस बात पर यकीन करके अपनी बेटी का रिश्ता भी उनके हवाले किया। लेकिन उन्हें क्या मिला? जमीन बेगम ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाया और आवाज बहाता होकर वो फर्श पर गिरती चली गई। ये उनकी जिंदगी में नसीब होने वाली पहली हार थी। ये पहला धचका था जो इतना शदीद था कि वो कितने ही दिन संभल नहीं पाई। लेकिन उससे इसे बाहर आने में इससे पहले कि सबसे पहले उस शख्स का नंबर ब्लॉक किया, अपना नंबर चेंज किया, उसके साथ सारे खत्म किए, माजी को एक स्याह सफे की तरह फाड़ कर उससे अलग कर दिया। कितने घंटे ये हवेली पर सख्ता कायम रहा। रकिया बेगम ने बहुत से दाव खेलने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान शाह दोबारा उनके किसी भी दाव में ना आए। ठीक 6 महीने बाद उनके बाप की मुलाकात रहमान इंडस्ट्री के मालिक रहमान दुरानी के बेटे असफंद रहमानी से हुई। बातों बातों में उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ था कि उनके बेटे ने कहीं मीशा को देखा है और अपने बेटे की रजामंदी से वो रिश्ता तय करना चाहते हैं। उन्हें कभी भी नहीं लगा कि बात इतनी बड़ी है, इसे बुनियाद बनाकर कोई भी इसे रिश्ता तोड़ सकता है। ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने रहमान दुरानी के सामने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने बात को टाल मटोल करते, जैसे उन्हें एहसास लाए कि बात उनके लिए, उनके बेटे के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उस वक्त तक वो काफी हद तक संभल चुकी थी। जब उसने पहली बार असफन को देखा, वो निखर कर मुस्कुराता हुआ शख्स अपनी चमकती हुई शहद रंग आंखों में से देख रहा था। एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन, एक शानदार बिजनेसमैन का बेटा। तैमूर उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि तैमूर में कोई धुआंधार इश्क करती थी, लेकिन फिर भी एक रिश्ता था, दिल का झुकाव था, और बस संभलने में जाहिर सी बात है कुछ वक्त तो लेना था। आपने सब कुछ जानते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे किया? अपनी ऊंची पौनी टीम से निकलती रटों को चेहरे पर गिराते और मासूमियत से असफन को दिख रही थी, और असफन हल्का सा मुस्कुराया। ये टोटली अरेंज मैरिज है, बाबा की रजामंदी है इसमें, तो फिर क्या हो सकता था? उसके मासूम और जाजिब नजर चेहरे को दिल फरेबी से देखता हुआ शख्स लम्हे भर में ही उसकी मासूमियत का जायजा ले गया। स्राहीदार गर्दन के शफाफ रंग पर चमकता हुआ काला तिल
نہ زندگی میں پہلی بار اسفند کا دل کسی دل پر آ کر ٹکا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، بہت حسین اور معصوم۔ دونوں فیملی کے درمیان رشتہ طے ہوا اور جلد ہی نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے اور اس بار اس کے بابا نے اسے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ شادی سے پہلے اسفند کے ساتھ بات چیت کرے یا کسی بھی طرح کے تعلقات رکھے۔ تیمور کے واقعے نے انہیں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹ نکاح اور نکاح کے بعد رخصتی کا فیصلہ کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیٹیوں کو اپنے گھر پر راج کرنا چاہیے اور شوہروں کے دلوں پر، اور وہ بھی اپنی شہزادی کو بالکل اسی طرح نکھرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار تیمور پھر اس کی زندگی میں آ کر وہ آگ لگانے والا تھا جو اس کی خوشیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اس بار اسے تیمور سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ نے ایک مرد کا انتخاب کیا ہے، تیمور کیا ہی کر لے گا، زیادہ سے زیادہ اس کے نکاح میں آ کر ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ لیکن جس وقت اس کا مقابلہ اس کے ہونے والے شوہر سے ہوگا تب وہ مات کھا کر یہاں سے دوڑ جائے گا۔ آپ جانتی ہیں حسن میری کمزوری ہے اور میں حسین چہروں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنے کا عادی ہوں۔ کسی دل فریب شخص کی دل فریب سی سرگوشی اس کے کانوں میں ابھر کر اسے ایک بار پھر سے اس راستے پر ڈال گئی تھی جہاں انسان خوابوں سے ملتا ہے، اور وہ بھی نئے نئے خواب بننے لگی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، جس دن عروسی لباس میں سج کر وہ اسفند رحمانی کے نام ہونے والی تھی۔ وہ بے تحاشا حسین دلہن بنی۔ خیر داد سے دلہن تو اسے وقت پہ بنا ہی دیا تھا جب اس کا نکاح تیمور سے ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ بھرپور شان و شوکت کے ساتھ حسین لگ رہی تھی۔ برٹیشر نے دوپٹہ سیٹ کرتے پلٹ کر اسے دیکھا اور زیر لب ماشاءاللہ پڑھتے ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور پھر اپنا سامان سمیٹنے لگی، جبکہ وہ بڑی بڑی پلکوں کو اٹھا کر دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ خمارالود آنکھیں، مسکراتے ہوئے لب، وہ بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان بہک جائے۔ کچھ دیر کے بعد اسے سنبھال کر باہر لے جانے کے لیے کزنز آئی اور ندا نے آگے بڑھ کر اس کا بھاری کامدار شرارہ سنبھال لیا۔ چلو میری جان، تمہارا ہیرو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شوخی کرنے سے باز نہیں آئی اور سہج سہج کر چلتی وہ باہر آئی جہاں وہ مرکز نکاح بنا ہوا تھا۔ اونچا لمبا قد، بھرپور جسامت، چمکتی ہوئی رنگت، شہد رنگ آنکھیں، سلیقے سے بنے بال، وہ ایسی پرسنالٹی رکھتا تھا کہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا جائے۔ لیکن اس وقت یہاں اپنی لڑکی کے لیے موجود تھا۔ پھولوں سے بنی ہوئی دیوار کی دوسری طرف آ کر بیٹھتے اس نے ذرا سا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مبہم سا مسکراتے پلکوں کو جھکا لیا۔ نکاح کی تیاریاں ہونے لگی، سب لوگ جمع ہونے لگے۔ جب اس نے اسفند کو اپنا موبائل نکال کر دیکھتے ہوئے پایا، وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ ندا اس کے قریب بیٹھی تھی، سلطان شاہ اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ زرمین بیگم نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے اپنی مہربان نگاہوں سے اسے دیکھا، اور ندا کی کوئی بات سنتے وہ نامحسوس طریقے سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں بڑی سنجیدگی سے موبائل کی اسکرین کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر میں اس شخص کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھا، اسے سر اٹھا کر اپنی دلہن کو دیکھا اور ایک بار پھر سے موبائل کی اسکرین کو، دوسری بار سر اٹھا کر دیکھا اور پھر موبائل کو دوبارہ اپنی گود میں رکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر اپنے سنجیدہ تاثرات پر قابو پاتا رہا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کیوں، لیکن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہے تھے۔ نہ جانے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس شخص کے چہرے پر لکھا ہوا جسے پڑھنے کی کوشش میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا، اس نے قبول ہے کہہ دیا، اسفند سے رضامندی چاہی گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے اقرار کر لیا، اسے وہ لڑکی قبول تھی جس کے سینے میں ایک اطمینان بڑی سانس خارج ہوئی۔ دونوں کے باری نکاح کے بعد دستخط کرتے اپنا سب کچھ ایک دوسرے کے حوالے کر دیا، بغیر کسی کوڈ کے، دل میرا رکھے ہوئے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ وہ اتنا آسان سمجھ رہی ہے وہ اس کے لیے اتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا انتظار کیا گیا کہ آخر اس کا گھونگھٹ ہٹائے، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ پھر کچھ ہی دیر کے بعد زرمین بیگم اور ندا نے اسے سہارا دے کر مقابل کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اپنے باپ کو اپنی جانب بلاتے اس نے رخصتی کے لیے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی دیر میں اسے کیا ہوا ہے، جبکہ اس کے اس رویے کی وجہ سے رحمان دورانی بھی خاص سے شرمندہ نظر آ رہے۔ سلطان شاہ اس کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات کر چکے تھے اور اس وقت اس کے رد عمل کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اطمینان کیا تھا کہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہزاروں دعاؤں کے سنگ اسفند رحمانی کے ساتھ رک دیا گیا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے دانستہ طور پر گردن گھما کر اس شخص کو دیکھا
जो सुर्ख आंखों के साथ बाहर देखने में मशगूल था। उसने एक बार भी पलट कर अपनी दुल्हन को देखने की कोशिश नहीं की। दिल में अजीब से वसवसे पालते वो गर्दन झुका गई। कुछ था जो उसे खटक रहा था, कुछ था जो उसके दिल को हरा लग रहा था, लेकिन वो हरगिज नहीं जानती थी कि वो जो अंदाजे लगाने जा रही है वही अंदाजे उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। उस मोहब्बत करने वाले शख्स के दिल में वो हंगामे बर्पा करने वाले हैं जो कभी संभलने का नाम ही नहीं लेंगे। वो एक अनाप्रस्त मर्द की मर्दानगी की भेंट चढ़ गई, एक ऐसे शख्स के हवाले हो चुकी थी जब उसकी जिंदगी को बिगाड़ने वाला था या संवारने वाला था। इस बारे में अभी कुछ नहीं वो कह सकती थी। वो ना ही उसके साथ कोई रस्म निभाने आया। रहमान साहब ने शर्मिंदा होते मामला शगुफ्ता बेगम पर छोड़ दिया। उन्हें भी जरा खफत से मुस्कुरा कर से देखा। वो मर्दान खाने चला गया था। शायद कुछ जरूरी गेस्ट हैं, तो बैठो हम रस्म करते हैं। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी। वो संभल कर सोफे पर बैठ गई। कुछ ही की देर के बाद उसे कमरे में भेज दिया गया। वो कमरा नहीं था, एक शानदार सा महल था, जिस महल में वो मलका की तरह बुरे चमान थी। जहाजी साइड सजा हुआ बेड, और इस बेड के वस्त में अपना लहंगा फैलाकर वो अपना मुकम्मल कब्जा जमाए हुए थी। कमरे में खाना भिजवा दिया गया। उसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए ट्रे को जरा सा करीब करते थोड़ा बहुत खा लिया। दिल में कुछ वसवसे भी थे, और लेकिन वो इस बात पर शुक्रगुजार थी कि तैमूर ने कुछ नहीं किया। हालांकि नहीं जानती थी कि तैमूर उसकी जिंदगी में जहर घोल चुका है। रात का न जाने कौन सा पहर था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बैठी लड़की को गर्दन डलकाए बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद कर देखते हुए एक नजर कमरे की सजावट को देखते उसे दूसरी नजर उस लड़की के मासूम चेहरे पर डाली, जिसके चेहरे को देखने के बाद इत्मीनान जैसे उसकी जिंदगी से रुखसत हो गया। वो मुसलसल उसके बारे में सोचने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की उस पर यूं असरअंदाज हो सकती है, लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ था। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख थी, लेकिन ये सुर्खी पहली रात की खुमारी की नहीं थी, बल्कि एक भयानक हकीकत का रूप ताड़े उसको अपनी लपेट में ले चुकी थी। बगैर उसके मासूम चेहरे की परवाह किए उसने आगे बढ़कर खींच कर उसे बेड से नीचे उतार दिया, और वो जो गहरी नींद में थी बौखला कर उतरी। उसकी चीख निकलते निकलते बची, और फिर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर गहरे सांस भरते अपने दिल पर हाथ रखा। उस वक्त भी उसकी दिलकशी अरूज पर थी, चेहरे पर शर्मो हया की लहरें, आंखों में नींद की खुमारी और कपकपाते हुए लब। मुकाबिल ने बड़ी तफसील से उसका जायजा लिया, फिर आगे बढ़ते उसके चेहरे को अपनी उंगलियों में दबोच लिया। किसी और के बिस्तर को गर्म करने के बाद अब मेरे अरमानों की सेज सजाकर बैठते तुम्हें शर्म नहीं आई? उसे यूं लग रहा था जैसे वो भी नींद से जागी नहीं है, कोई भयानक ख्वाब है, और कोई खूंखार भेड़िए की तरह उसे काट खाने को दौड़ा है। लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। मुकाबिल ने इसे खींचकर दीवार से लगाकर खुद उस पर साया फगन था। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे चेहरे से मासूमियत के नकाब को खींच कर उतार देता। वो तैमूर नहीं था, वो असमत मेहमानी था, जिसके बारे में वो बड़ी खुशगुमान हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उस शख्स को क्या हो गया, जो कल तक बड़ी मीठी निगाहों से उसे देखकर हसीन होने का सारे अवार्ड उसके नाम कर रहा था। आज वो किस तरह दिल बर्दाश्त होकर उस पर टूट पड़ा था। उसकी रग रग में एक जहरीला दर्द दौड़ गया था। ये अब आप क्या कह रहे हैं? आप बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखते हुए उसने अटकती हुई सांसों के दरमियान उसे कहा, और मुकाबिल ने घुमा कर उसकी पुश्त को अपने साथ लगाकर हल्का सा झटकते उसकी गर्दन पर जोरदार तरीके से अपने दांत गाड़े। वो सिसकते रह गए, आंसू आंखों की बाढ़ से चमकने लगे। मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए, वही जो मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ। वो अभी तक नहीं समझी थी और उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नासमझी को पढ़ते वो पलटा और मोबाइल निकालकर चंद फोटोज उसके सामने करके उसे उसके लगाए। पूरी हवेली की छत आराम से उसके सर पर गिर गई। ये क्या था? वो समझ रही थी कि खतरा टल गया, लेकिन खतरा इतनी आसानी से टलने वाला नहीं था। और वो स्याह साया था जो उसे अपनी लपेट में लेकर चीर देने की सलाहियत रखता था। वो नामर्दी की सबसे आला अलामत थी जो तैमूर ने कर दिखाई थी। ये आप ये वो बिखरी हुई सांसों के दरमियान वो कुछ नहीं कह पाई थी। हाँ बिल्कुल, इन्हें पहचानने की कोशिश करो, ये तुम ही हो। और क्या ये मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कौन है? वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि उसकी आवाज उन साउंड प्रूफ दीवारों से दब रह गई, लेकिन उसकी दहाड़ पर वो उछल कर उससे दूर हुई। उसने अपने बाबा से पहले ही कह दिया था कि तैमूर के साथ इस निकाह को बिल्कुल भी मुखफ़ी नहीं रखेंगे।
इस लड़की के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा? उससे पूछ रहा था। वो हैरत से अपनी आंखों को बड़ा करने लगी। उस शख्स को देख रही थी। निकाह, मेरा निकाह हुआ था। ये इंकशाफ भी असलम के लिए बिल्कुल ही नया था। वो नहीं जानता था कि इस बात पर उसे क्यों छुपाया गया। उसके बाप ने छुपाया, फिर ये मीशा मीशा के घर वालों की कोई सोची समझी साजिश थी क्या? बस उसे छोड़ते वो चंद कदम पीछे हटा। सिर्फ निकाह हुआ था तुम्हारा उस शख्स के साथ? रंगरलियां मनाते तुम भूल गई कि अभी रुखसती बाकी है? एक बार फिर से फनकारते उस पर तंज कर रहा था और आंसुओं के दरमियान उसने नफी में सर हिलाकर विचार की उसे देखा। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो खुद इस बात पर हैरान थी कि 2 तस्वीरों से ज्यादा उसने तमीर बेचा भी नहीं था कुछ। लेकिन उनकी ऐसी थी जो ना एडिट हुई थी और ना ही उसने कभी तैमूर को ऐसी तस्वीरें बेची थी। फिर वो कौन था जिसने कमर में हाथ डालकर उसके लबों पर झुका हुआ था? असफंद की जगह अगर कोई भी मर्द होता तो इस तरह आकर आग बगोला हो जाता। वो जानती थी उसकी जिंदगी अब कांटों पर गुजरने वाली है। वो रात उसने रो रो कर गुजारी, नहीं जानती थी कि जिंदगी की पहली रात इस तरह गुजरेगी। फर्श पर बैठकर वो बेतहाशा रोती रही। उसे इस हाल में छोड़कर वो शख्स कमरे से निकल गया। जाते जाते उसे कहकर गया था कि उस असफंद रहमानी को कभी भी जूठा खाने की आदत नहीं है। किसी और का बिस्तर रंगीन करके अगर तुम सोचोगी कि तुम मेरे पहलों में ऐश करोगी तो ये सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। उसे यही लगा, यही इख्तिताम है। उस जैसी बहादुर लड़की जिसने कभी रोने पर इक्तफा नहीं किया था, वे जा रही थी क्योंकि उम्मीद का कोई सिरा ही नहीं था जिसे पकड़कर वो चंद कदम मजीद चलती। नाउमीदी, बेयकीनी उसका बाप हार्ट पेशेंट था। वो जानती थी एक झटके के बाद अगर दूसरा झटका भी उसके बाप को लगा तो वो शायद संभल ना पाए। लड़कियों को सबसे बड़ा नुकसान होता है बाबा का चले जाना, और इसे अभी तक वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना था। जिस वक्त सुबह मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी, उस वक्त वो फर्श पर दीवार के साथ टेक लगाए सो रही थी। सारी ज्वेलरी कमरे में बिखरी हुई थी। वो संभल कर उठी। मुलाजमा ने बाहर से ही पैगाम दिया था कि बेगम साहिबा नाश्ते पर इंतजार कर रही है। उसके मानने के बाद वो यकीनन रस्म के मुताबिक नाश्ता लेकर आए होंगे। से जल्द अब असमंद को ढूंढना था। पलटकर उसने मोबाइल उठाया, उसके नंबर पर कॉल करनी शुरू कर दी। 1 2 बार 3 बार, लेकिन वो मुसलसल उसकी कॉल काट रहा था। आगे की प्लानिंग करते उसने अपनी माँ बाप को कैसे मुतमईन करना है, उनके सवालों के जवाब कैसे देने हैं, ये सारी बातें सोचकर उसने चेहरे पर मेकअप की एक तह सजाई और बेहतरीन सा सूट पहना और फ्रेश होकर अपने बालों को स्ट्रेट करके कंधे पर डाला और फिर बाहर निकल आई। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी अदाकारी सिखा देती है जिसे सीखने का हमारा कोई गुमान भी नहीं होता। कभी कभी हम जिंदगी के सामने अपनों के सामने परफेक्ट एक्टर का किरदार अदा करते हैं। अपने लबों को बाहम जोड़े वो बाहर आई। उसे सोच लिया था कि वो क्या कहेगी। बस उनको किसी दोस्त की कॉल आई थी। वो बगैर बताए चला गया। जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त उसके जहन में बस यही आ रहा था। सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते उसने बरी हुई टेबल को देखा। अजीब सी बौखलाहट का वो शिकार थी। और फिर वो आगे बढ़ते अपने बाबा से उसने प्यार लिया। उसकी आंखें बेवजह ही भीग रही थी। माँ के गले को लगते हुए उसने गर्दन घुमाकर अपने बाप को मुस्कुरा कर देखा। सॉरी बाबा, असलन किसी दूसरी कॉल आई थी ना, तो मेरे ख्याल में वही है, अभी तक नहीं आया। बगैर कुछ देखे उसने कह दिया और सुल्तान साहब कुछ देर हैरत से उसे देखते रहे और फिर हंस पड़े। सबकी दबी दबी हंसी पर उसने पलट कर देखा। रहमान साहब के साथ ही वो बुरे जमान था। जरमीन बेगम काफी देर उसका बुझा हुआ चेहरा देखती रही। ना ही उस शख्स ने कोई बात की, ना ही उसने पलट कर देखा और ना ही उसे खुद से कुछ कह गवाई। उसे एक खामोशी उन दोनों के दरमियान फैल रही थी। ताहम उसके रिश्तेदारों का एहतराम करके वो वहीं बैठा रहा। ना ही कोई बदहसी की, ना ही गुज़श्ता रात का कोई जिक्र। बाकी घर वाले इत्मीनान सुकून से एक दूसरे की तरफ साथ बातचीत करते रहे। क्या तुम खुश हो मेरी गुड़िया? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? जरमीन बेगम आखिर माँ थी। उसके हाथों को अपने हाथों में लिए मोहब्बत से उसका चेहरा देखा और उसका दिल तड़प उठा। अपनी माँ की मोहब्बत पर मुस्कुराते उन्हें देखा। वो कुछ देर देखती रही, फिर नफी में सर हिला दिया। यानी अभी परेशान होंगे आप मेरे लिए? सीरियसली? वो बात को घुमाने लगी और दूसरा रंग देखी। उसे इस सब लोगों को कायल करना था। एक ही बात से अच्छा खासा बड़ा बना दिया जाए। रोए पीटने इल्तजाई करने के अलावा उसने बरम रखना भी तो सीख लिया था ना। एक अरसे पहले उसने कहीं पढ़ा था कि इंसान को
कभी भी किसी भी कैफियत से निकालने के लिए कोई और नहीं आता, उसे हर चीज से खुद निकलना होता है। अगर जिंदगी की शुरुआत किसी भी तरह से कोई थी तो उसे खुद बाहर निकलना था। उस वक्त भी वो बिस्तर पर बैठी उन्हीं सोचों में गुम थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो हड़बड़ा कर उठी और काफी देर उसे देखती रही, जो उसके वजूद पर एक भी निकाह डालते हुए अपने कमरे से अपने काम से काम रखता अपने कपड़े निकाल रहा था। शायद वो कहीं जा रहा था। उसने आगे बढ़कर बड़ी हिम्मत करके उसके बाजू पर अपना हाथ रखना चाहा, कांपता हुआ हाथ, और उसने पलट कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वार्निंग थी। वो एक प्यार तो कदम पीछे हटी। क्या आप इस बारे में नहीं जानते थे कि मेरा निकाह मेरे फूफोजाद से हुआ था? वो इस बात का तस्करा छेड़ रही थी, जो बात उसकी जुबान से सुनना नहीं चाहता था। अपने बाप से इस बारे में वो तफसीली बात कर चुका था, और उसके बाप ने उसे यही समझाया था कि ये बात उनकी नजर में इतनी बड़ी नहीं थी कि अपने बेटे से बयान करते। अगर या फिर उसे लगता है कि इसे बताना चाहिए था, तो फिर उसमें सुल्तान साहब की नहीं बल्कि उसके अपने बाप की गलती थी, और यहाँ वो इसे मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता था। मुझे ना तुमसे कोई दिलचस्पी और ना ही तुम्हारे तैमूर नामे में। बेहतर है अपने वजूद की गंदगी मुझसे दूर रखा करो। कि ना आती है मुझे उन लड़कियों से जो किसी की मीठी बातों के चक्करों में अपने सब कुछ खनवा बैठती हैं, फिर उसका अजाला उनके शौहर को भुगतना पड़ता है। वो बड़ी काटदार बातें करता, वो मीठा चाशनी बड़ा लहजा तो एक ही रात में कहीं रुखसत हो गया था, जिस लहजे की हमेशा आदि थी। जितना अरसा उससे मंसूब रही, उसने एक बार भी उस शख्स को ऊंचा बोलते हुए नहीं देख पाया था। हमेशा ठहरा हुआ मौसम और मुलायम सा लहजा, जिसमें वो बात करते हुए काफी बावकार लगता था। मैंने कुछ नहीं गवाया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी उस शख्स को मुंह तक नहीं लगाया, जिसे आप इतनी छूट दे रहे हैं कि वो दोबारा आपकी बीवी के सामने आकर उसे ये जता पाए कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो फट पड़ी। असफन देर तक उसे देखता था। रात वो जितनी कमजोर लग रही थी उसकी निस्बत अब उस वक्त वो काफी बेहतर लग रही थी। बज़ाहिर वो बात कर रहे थे, सुबह शायद अंदर कहीं मौजूद होंगे, लेकिन उसका लहजा पूरी यकीन था। उसे खुद पर पूरा यकीन था, मान था कि अगर मैं इस शख्स की बात मान लेती, अपना सब कुछ गवा देती, तो शायद आज आपकी नहीं बीवी होती। अब जानते हैं इस रिश्ते की टूट जाने की वजह क्या थी? वो अब से उसे आईना दिखा रही थी। किसी से भी जाकर पूछ ले, इस रिश्ते के टूटने की जो सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैंने उस शख्स को अपनी हद नहीं पार करने दी। और उसने देर तक उस शख्स को इस्ताजिया हंसते हुए देखा। वो काफी देर हंसता रहा। हंसने की वजह से उसका हसीन चेहरा सुर्ख हुआ और वो यक तक उसे देखती रही। जादू मंत्र कहीं भी काम नहीं आते। वो चाहे उस पर तंजिया हंसते, लेकिन हंसते हुए वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो चाहती थी कि वो चुटकी बजाए और कुछ लम्हों में उसके बिल्कुल वो साकित हो जाए। तैमूर शाह का नामो निशान भी बाकी ना रहे। तुम अगर समझती हो कि तुम मुझे इन बातों से कायल कर लोगी, तो फिर तुम मेरे दिल से ये बात नहीं निकाल सकती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हूं। अजीब सा दुख था उसकी आंखों में, अजीब सा टूटा हुआ मान था उसके लहजे में। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते वो गर्म सांसों से उसका चेहरा झुलसा रहा था। आखिर हर मर्द की उम्मीदों का सितारा इतना बुलंद क्यों होता है कि वो औरत की जिंदगी में आने वाला बरसों पुराना मर्द भी फरामोश नहीं कर पाता? और दुनिया भरी पड़ी है उन मिसालों से कि कितनी औरतें हैं जिन्होंने मर्दों की मोहब्बत में आकर ना सिर्फ औरत का वजूद बल्कि एक बटा हुआ शख्स भी कबूल कर लिया। ये तो मोहब्बत का तकाजा होता है। वो पहली बार एक दूसरे के इस कदर करीब थे तो झुककर उसके चेहरे को पढ़ रहा था। उसकी आंखें इल्तिजा कर रही थी कि उसके लब कपकपाते हकीकत बयान कर रहे थे, लेकिन उसकी मासूमियत से वो नजरें चुराकर सांस अंदर खींचता नॉर्मल हुआ, और धड़कते हुए दिल को संभाल कर वो भी जरा सा मुस्कुराई। बाहर उसकी सास और ससुर का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक था। उनके चेहरे पर उनके लहजे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी, और इस बात पर वो शुक्रगुजार थी कि उसने कुछ मोहब्बतें और यकीन को सलामत रहने दिया, वरना अगर वो लोग भी उसे दुत्कार कर फेंक देते तो शायद जिंदा ही ना रह पाती। वो रोज अपनी माँ के कहने पर उसके साथ मॉल गई, क्योंकि शाइस्ता बेगम चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे। वो मीशा को उसकी जरूरत के मुताबिक कुछ चीजें भी दिला रहा था। न जाने क्यों वो उसे महसूस हो रहा था कि उनके दरमियान रिश्ता टूट टूट का शिकार हो रहा है, और सिर्फ इसी बात को खत्म करने के लिए वो चाहती थी कि उनका बेटा और बहू एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। हालांकि उन्होंने हनीमून का भी मशवरा दिया,
जिसे अक्सर उसे नजरअंदाज करके उस शख्स ने बात ही बदल दी। वो शहर का सबसे मसरूफ माल था। लिफ्ट से नीचे आते उस शख्स का वो हाथ थाम चुकी थी, जो इतना अच्छा लग रहा था कि न जाने कितनी लड़कियों से पलट कर देखती। और सुर्ख सफेद चेहरे वाले शख्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी जलन को बखूबी समझते हुए बहम सा मुस्कुराहट को लबों में दबाकर रुक फिर जाता। नीचे जाते उसे सामने तैमूर शाह आता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा ये सिर्फ एक ख्वाब है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हकीकत थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो चलता उन दोनों के सामने आया। असफन ने उसे तस्वीरों में देख रखा था। कुछ ही देर लगी उसे पहचानने में, और उसके चेहरे के तासुरात पूरी तरह से तन गए। उसने मजबूती से अपने चेहरे के शौहर का हाथ थाम लिया। उस वक्त वो एक दूसरे के बेतहाशा करीब खड़े थे, और तैमूर को किसी सूरत ये बात हजम होने वाली नहीं थी। उसने अपनी जुबान का जहर उगलते तंजिया मुस्कुराया, फिर मीशा के चेहरे पर नजरें हटाकर असफन को देखा। मुझे लगा था कि इस बार इसके बाप ने किसी मर्द का इंतखाब किया है, लेकिन एक ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी के ताल्लुकात जानते हुए भी आंखें बंद कर गया। वो इस पर जुमला कसते हुए उसे गुस्सा दिला रहा था, और इससे पहले कि असफन आगे बढ़ता तमाम शॉपिंग बैग को नीचे गिराए, वो आगे आई और दोनों हाथों से तैमूर के सीने पर हाथ रख गई। उसे इतनी शिद्दत से दूर धकेला कि वो 2 कदम पीछे हटा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसा भी है, लेकिन फिर भी उसे इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। जबकि तैमूर दांत पीसकर उसके छाने पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि उसने जनाटेदार थप्पड़ तैमूर के मुंह पर दे मारा। तुम होते कौन हो, घटिया इंसान, मेरी तस्वीरें मेरे शौहर को बेचने वाले? वो हालत के बल चीखी। इर्द गिर्द से गुजरने वाले लोग उन्हें पलट कर देखने लगे। वो तस्वीरें जो मैंने कभी तुम्हें भेजी ही नहीं, वो वक्त जो मैं तुम जैसे खबीज शख्स के साथ गुजारना ही नहीं चाहती। वो मासूम सी लड़की इतनी बहादुरी का मुजाहरा कर सकती थी, असफन कम से कम सोच नहीं सकता था। और वो तैमूर भी इर्द गिर्द से गुजरने वाले तमाशबीन लोगों को देखते हुए अच्छा खासा गड़बड़ा है। अपनी जुबान बंद रखो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और वो अपनी जुबान वो क्या ही बंद रखते थे। उसने पलटते नीचे पड़े हुए लोहे के छोटे से राड को खींचा और बगैर सोचे समझे तैमूर के सर पर दे मारा। वो ज्यादा भारी नहीं था, हल्का था, लेकिन तैमूर पे माथे पर लगा, और फिर वो रुकी नहीं। उसने तैमूर के संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो जा बजा उसके मुंह पर राड मारती चली गई, जब तक कि वो बगैर कुछ सोचे समझे पीछे की जानिब नहीं गिरा। अपने हील वाला पांव ठोकर से उसके मुंह पर मारते वो एक बार फिर से चीखी, बहुत डर लिया तुमसे, मेरी जिंदगी में आग तुम्हें लगाने नहीं दूंगी मैं, तैमूर शाह। वो अगर चाहती तो अपने बाप को बता सकती थी, अपने भाई से तस्करा करती, लेकिन उसने सोच लिया था कि तैमूर जब भी सामने आएगा वो खुद ही निपट लेगी उससे। उसके बाद गुमान था या सिर्फ बेकसूर नहीं था, उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। वो शख्स ना जाने लोगों के सामने क्या कहता फिर रहा होगा। उसकी इज्जत का तमाशा बनाने पर तुला हुआ था, और उससे सारे बदले सूद समेत देकर उसको तंग कर रख दिया था। तैमूर संभल कर उठा, लेकिन तब तक उसका चेहरा सुर्ख और नीलो नील हो चुका था। मैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा मैं, धमकी से अंदाज में कहकर वो आगे बढ़ा, और असफन ने उसे गिरबान से पकड़ लिया। लेकिन उसे धकेलने से पहले, तुम्हें मुझे देखना होगा ना। अपनी जंगली बिल्ली के कारनामे वो जी भर के देखने के बाद उसे खुद आगे बढ़कर उसे वार्निंग दी, नहीं ऐसे मत छोड़िए इसे, पुलिस के हवाले कीजिए। इर्द गिर्द खड़े कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे, लेकिन असफन को ये मंजूर नहीं था कि मजीद तमाशा बनता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उसके हक में बेहतर था। वो शदीद गुस्से में थी, इतने गुस्से में कि उसने असफन से बात भी नहीं की। अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने रात भर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। उस सुबह वो फ्रेश होने के बाद अंदर चली गई, जब उसके नंबर पर आने वाली अननोन कॉल को उठाकर असफन ने अभी कान से लगाई था कि दूसरी जानिब से उबरने वाली आवाज पर वो लम्हे भर को साकित हुआ। ये आवाज तैमूर की आवाज थी, जो बगैर ये जाने के सामने कौन है और उठकते हुए चीख पड़ा, तुमने बहुत बुरा किया। पहले तो मैंने सिर्फ तुम्हारे शौहर की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा हुलिया देकर चंद तस्वीरें बनाई थी ना, लेकिन अब तुम देखोगी मैं तुम्हें क्या करता। तुम्हें अपने फार्म हाउस पर ले जाकर तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि रहमानी तुम्हें दूसरे दिन ही अपने घर से निकाल देगा। और एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, तो आवाज जैसे पत्थर टूटने की सलाहियत रखती थी, फिर ये जान लेना कि रहमानी मीशा के सामने डट कर खड़ा है। अगर तुम उसकी जानिब उंगली भी करने की कोशिश करोगे ना,
تو میں تمہارا بازو اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تیمور شاہ۔ یہ خالی خالی دھمکی نہیں ہے۔ اس وقت گھر سے نکلنے کے بعد اس نے وہ گھر بھی دکھایا۔ اسے چند پالتو کتوں کے ذریعے اس نے تیمور کو اٹھوایا اور کچھ دنوں کے لیے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک تیمور کا دماغ ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ اگر اس کے بعد وہ کبھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ ساری زندگی اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہ ہوتا۔ اس روز اس نے تصویروں کو ایک بار بھی زوم کر کے دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ 2 تصویروں میں وہ ہو وہی تھی، لیکن وہ تصویریں بہت سلیقے سے لی گئی تھی۔ شاید اس میں وہ تصویریں خود بھیجی ہوں گی، لیکن باقی کی 3 تصویریں بالکل مختلف تھی۔ جن لڑکی کے لبوں پر وہ جھکا تھا، اس لڑکی کے بیک کا حال سیم ٹو سیم میشا کے طرح تھا۔ وہی بال، وہی بالوں کا کلر، کپڑوں کا سا انداز، جسامت۔ اگر اس چیز میں کوئی فرق تھا تو وہ بازو کے اندر بنا ہوا ایک چھوٹا سا ٹیٹو تھا جو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میشا جیسی لڑکیاں کبھی بھی ایسی جگہ پر ٹیٹو نہیں بنوا سکتی۔ کم سے کم ایک بار تو تسلی کر لینا چاہیے تھا۔ وہ ایسے ہی کمرے میں آئی۔ مقابل نے اس کے ملائم بازو کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور وہ جنگلی بلی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے سامنے وہ کس طرح معصوم اور بھولی بالی سی بن جاتی تھی۔ اس کا جو روپ اس نے تیمور کے سامنے دیکھا تھا وہ تو شیرنی تھی۔ اسپن جیسے شیر کو قابو کرنے کے لیے کسی ایسی شیرنی کو ہونا چاہیے تھا۔ اسے گھبرا کر اسپن کی طرف دیکھا۔ I'm sorry، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ ہلکی سی سرگوشی کر رہا تھا اور میشا نے پھڑپڑاتی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ بالکل مل سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ آپ نے مجھے بہت رلایا، بہت ہرٹ کیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سارے زخموں پر مرہم رکھ دوں گا نا۔ میں نے جتنا رلایا اتنا ہنسانا بھی جانتا ہوں۔ اسے کمر سے تھام کر اس کی سانسوں کو اپنے وجود میں انڈیل دے وہ جان لیوا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ جی نہیں اسفن صاحب، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو رلا کر ہنسانا۔ وہ ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے سامنے رو پڑی۔ عورت ہمیشہ اسی مرد کے سامنے روتی ہے جس پر اسے مان ہوتا ہے، جس پر اسے یقین ہوتا ہے اور جسے وہ محبت کرتی ہے۔ پوٹ پوٹ کر روتے وہ اسفند کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اکیلا شخص ہے جو اس کی محبتوں کا اکلوتا وارث ہے۔ جا بجا اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے اس کے خمار تھا، ایک تڑپ تھی، ایک بے قراری تھی۔ وہ اتنے دن اس سے دور رہا تھا لیکن کبھی بھی رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ہر لمحے اپنے بازو میں سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہ جانے کتنی بار معافی مانگ لی، لیکن پھر بھی وہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جب اگلے دن ناشتے کی میز پر اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک ہفتے وہ دونوں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی بے تاثر بیٹھی رہی اور ناشتہ مکمل کرنے کے بعد اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی محبتوں کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اسفن دل سے شرمندہ ہے، لیکن کچھ تو حق بنتا تھا محبوب کو تڑپانے کا۔ وہ اتنا تڑپا چکا تھا تو تھوڑا بدلہ تو وہ بھی لے سکتی تھی نا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں جو تم مان جاؤ؟ اس سے بے بسی سے پوچھا۔ وہ جو آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے۔ اپنے بالوں کو سنوارتی وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ چلے پھر ایسا کرتے کہ سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگتے، کر لیں گے کیا؟ آنکھوں کو مٹکاتی اس شرارت سے کہہ رہی تھی، اور اسفند نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر سکتا؟ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس شام انہیں ڈنر کے لیے شاہ ویلی جانا تھا، ایک خاص ڈنر کے لیے انہیں انوائٹڈ کیا تھا جس میں گھر کے سبھی لوگ جا رہے تھے۔ شاہ حویلی میں شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اسموکی آئیز کے ساتھ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ جان لیوا حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اسفند کی نگاہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر بار مسکراتے نگاہوں کا رخ پھیر لیتی اور اس کی ہر ادا پر تڑپ کر رہ جاتا۔ شاندار ڈنر قابل تعریف تھا، اور ڈنر کمپلیٹ کرنے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ بیٹھے باتوں میں مگن تھے جب اس کے قریب آیا۔ ایک لمحے کے لیے میشا کا دل اتنی زور سے دھڑکا اور وہ بے چین ہو کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب اس کے سامنے آتے اس نے مخملی ہاتھ کو تھام کر ہلکا سا اس کے قریب جھکا اور پھر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ میشا تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اچھی شان و شوکت رکھنے والا شخص کیا کر رہا ہے۔ مرد کی انا اور ضد بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن جب اسے اپنی پسندیدہ عورت سے عشق ہوتا ہے نا،
तब वो उसके सामने झुकने से भी ज्यादा करीज नहीं करता। उसके सामने घुटनों के बल बैठता, कानों को पकड़कर मासूमियत से दिख रहा था, और मीशा की आंखें लम्हे भर में डिबडिबाने लगी थी। मैं आप सब लोगों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज के बाद अपनी बीवी का दिल नहीं दुखाऊंगा, इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं छोटी से छोटी बात भी इन्हें नहीं डांटूंगा, और सबसे बड़ी बात, कभी भी इसकी जात से बदगुमान नहीं होगा। वो इकरार करता जा रहा था, और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो ऐसा शख्स था जिसे देखने के बाद न जाने कितने लोग हसरत करते कि काश उन्हें उस जैसा शख्स मिल जाए। और आज वो शख्स उसके सामने झुका अपनी बेकरारी जाहिर कर रहा था। बारी बारी उसके हाथों पर अपने लब रखते उसके सामने से उठ खड़ा हुआ, और बगैर किसी का लिहाज किए उसके सीने से जा लगी। उस रोज वो पूरी शिद्दत से रो पड़ी थी। उसे यकीन हो चुका था कि बाबा का इंतखाब वाकई बेहतरीन है। अगर औरत छोटी छोटी गलतियों की बुनियाद बनाकर अपना घर खराब कर ले तो मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों से भर जाए। किसी न किसी जगह पर मर्द को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और किसी न किसी जगह पर औरत को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और यही कॉम्प्रोमाइज जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कमरे में लाते उसे अपने बाजू में भर चुका था। तो जैसा तुमने कर लिया ना, अब मैं वैसा ही करूंगा। अब तो माफ कर चुकी हो ना? पूरे दिल से वो मुस्कुराते उसके सीने से सर रख गई थी। जिंदगी में कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल में आपके अलावा कोई है? हो ही नहीं सकता मेरे मिस्टर। वो बड़ी खुशदिली से इकरार कर रही थी, और मुकाबिल ने हल्का सा उसके लबों को छूकर उसके अनाड़ी चेहरे को देखा। मैं सिवाय मोहब्बत के कुछ करने को नहीं बता, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ हमेशा। और उस रोज वो बड़े यकीन और एतमाद के साथ उसे बढ़कर अपने बिस्तर पर ले जाता। न जाने कितने वादे कर रहा था, कितनी कस्में थी जो बारी बारी उसके खाने कान में अंडेलते अपनी मोहब्बत को कामिल करता जा रहा था। तुम जानती हो, तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है, सिर्फ मेरे लिए, और हमेशा से तुम्हें मेरे लिए ही बनाया होगा। उसके दिलकश नकूश अपनी आंखों में हिफ्ज करते हाँ में सर हिला गई। वो भला इस बात से कैसे इनकार कर सकती थी? उसके लबों पर झुकते वो उसे मोतबर करता जा रहा था, धड़कते हुए दिल के साथ, और अपना आप उसके हवाले करके वो यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी कि मोहब्बत सिर्फ एक तरफ मोहब्बत नहीं थी, से बिठी में दोनों बराबर में चल रहे थे। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें मायूस कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि हम अगला सांस नहीं ले पाएंगे। ये वाकयात इतने जानलेवा होते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ लोगों के लिए अटक जाती है, लेकिन यकीन करें, जब हम इन वाकयात से निकल कर यूसर की तरफ जाते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि सिर्फ एक छोटी सी आजमाइश थी। स्याह बादल जिन्होंने इर्द गिर्द से गिरते हुए कुछ लोगों के लिए डगमगाने पर मजबूर किया, और फिर हमें अपने कदमों पर इतनी मजबूती से खड़ा कर दिया कि हमें गिराने वाले लोग बेयकीन होकर हमें देखते रहे। हर हाल में यकीन और सब्र को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखें। ये दो चीजें कभी भी आपको जिंदगी में हारने नहीं देंगी। आपका हमसफर परवरदिगार का मुंतखब करदा शख्स होता है, जो आपके साथ ईमान भरे ओहदे नामे पर दस्तक करके आपको अपना आप सौंप देता है। अगर आप बदगुमान हो तो सिर्फ एक बार उसकी बात सुन लीजिए, एक बार से समझने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बदलाव का नाम है। अगर कभी मुकद्दर ने उसे किसी ऐसे शख्स के हवाले किया तो उसकी कदर नहीं कर पाया, और खुदा ने उस शख्स से उसे छीन लिया और आपके हवाले कर दिया, तो आप उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसे गुज़श्ता दिनों के बारे में तजलील का निशाना बनाकर आप परवरदिगार के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। आप खुदावंद के नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं, और जो नाशुक्री करते हैं उनसे नेमतें छीन ली जाती हैं। हसन रहमानी एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, जिसकी मजबूत किरदार की बदौलत खुदा ने उसे एक पाक दामन लड़की से नवाजा था। अगर वो बार बार उसे एक बदकिरदार शख्स के धोखे का हवाला देकर पेशेमान करता रहता तो आयन मुमकिन था कि खुदा अगली बार उससे उस लड़की को छीन कर किसी और शख्स के हवाले कर देता, और वो खाली हाथ सारी जिंदगी पछताता रह जाता। रिश्तों की कदर उस वक्त करें जब वो आपके पास मौजूद हो, आपके दस्तरस में हो। हाथों से निकल जाने के बाद शिकारी भी अपने शिकार के लिए पेशेमान रहते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। आजमाइशों के बाद सर उठाकर जीना, सब्र का दामन थाम कर इतनी दूर तक चलना। के पांव जख्मी हो जाते लेकिन दिल मायूसी का शिकार ना हो, क्योंकि परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ है। डट जाए। सब्र और हिम्मत दो अलग अलग चीजें हैं। सब्र के साथ हिम्मत भी दिखाएं, डट कर मुकाबला करें,
ان تمام لوگوں کو جو آپ کی زندگی میں ناسور بن کر اترے ہیں ان کا مقابلہ کریں، اور لمحہ لمحہ جو آپ پر حاوی ہو کر آپ کو غلامی پر مجبور کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے بعد آزادی سے مر جائیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔